हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर करने वाले हम पेडागोजी की क्लास मैं कराती हूँ अपने चैनल पर ऑल सब्जेक्ट सीटेट के लिए, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए, पेडागोजी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ भी। चलिए देर न करते हुए आते हैं पेडागोजी की क्लास पर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 में क्या दिया है। यद्यपि विकास के क्षेत्रों के कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से कौन विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो बात हो रही है भावनाओं की और प्रगति अनुक्रम अध्ययन की। तो देख लेते हैं किस में आएगा। ये नैतिक विकास में आता है। नैतिक विकास में नैतिकता की बातें होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा विकास में भाषा का विकास होता है, भाषाई विकास की बात होती है। शारीरिक में शरीर के विकास की बात होती है, शरीर के अंगों की बात होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। संवेगात्मक विकास अर्थात संवेगों का विकास, और संवेगों को इमोशंस भी बोलते हैं, भावनाओं को भावनाएं भी बोलते हैं। तो बात भावनाओं की है, तो ये करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक विकास। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या दिया है। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। तो बाद की प्रक्रिया से और पहली प्रक्रियाएं क्या है, समन्वित हो रही हैं। अर्थात क्या हो रही हैं, समन्वित का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, अर्थात जुड़ रही हैं और एकीकरण हो रहा है उनका, एक दूसरे से जुड़ रही हैं। बात ये हो रही है, या मिलना भी बोल सकते हैं आप इसको, मिलना भी कह सकते हैं, मिल रही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत में आती हैं चीज़ें जो निरंतर चल रही हैं वो, तो ये गलत हो जाएगा। एकीकरण का सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत, सर से पैर की तरफ विकास होता है। अधोगामी या समीप दूरमुखी सिद्धांत, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। बात एकीकरण की हो रही है, तो कैसे आप इसको समझेंगे, चलिए आइए समझाती हूँ आपको। पहले शरीर में क्या होता है, बच्चा जो है अपने सिर का विकास देखता है, उसका सर का विकास होता है, तो बच्चा सर को उठाना सीखता है, उसको गर्दन संभालनी सीखता है। उसके बाद बच्चे के हाथ पैर चलने शुरू होते हैं, और उसके बाद बच्चा क्या करता है, पूरी बॉडी को एक साथ करके मूव करता है, अर्थात बच्चा चलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद भागना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या होता है कि पहले शरीर के कुछ अंग काम कर रहे थे, फिर बाकी पूरी बॉडी काम करने लगी। तो एक साथ क्या है, एक साथ जुड़कर कार्य करना, अर्थात एकीकरण हो गया है उसके शरीर के विकास में, तो इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक घटक की बात हो रही है जो विकास को प्रभावित करते हैं, जो विकास पर प्रभाव भी डालते हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है स्कूली माहौल, बी में देख लेते हैं, बी में दिया है तंत्रिका संबंधी विकार, सी में दिया है जैविक प्रवृत्तियाँ, डी में दिया है अनुवांशिक बनावट। तो अनुवांशिक बनावट इसमें प्रभाव नहीं डालती है। यहाँ पर जो प्रभाव डालती है वो डालती है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में पूछा जा, इसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समाज कहाँ से बच्चा जुड़ता है, समाज कहाँ पर आता है। तो ये स्कूली माहौल जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक घटक हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी घटना घटती है तो बच्चे पर प्रभाव डालती है, उसके विकास पर प्रभाव डालती है। समाज में जो भी घटनाएँ घटती हैं तो वो इंसान पर प्रभाव डालती ही डालती हैं। तो ये हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक घटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, स्कूली माहौल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें फिलिंग ब्लैंक की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है वो पूछा जा रहा है। बात हो रही है यहाँ पर 7 से 11 वर्ष के बच्चे की। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था आ जाती है, ये आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किक, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण, और डी में दिया है वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर बात हो रही है 7 से 11 वर्ष के बच्चे की। तो जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है वो क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है, अर्थात चीज़ों के बारे में जानने लगता है और उन पर विचार करने लगता है। और कोई समस्या अगर ऐसी होती है जिस पर बच्चा विचार कर सकता है। और प्रतिवर्ती का अर्थ होता है क्या, रिवर्स होता है यहाँ पर। रिवर्स का मतलब क्या, कोई बच्चा अगर समस्या का समाधान खोजता है
तो वो उसको रिवर्स पलट करके भी वापस कर सकता है। ये जो क्षमता विकसित होती है 7 से 11 वर्ष के बच्चे में आ जाती है। यही बात जीन पियाजे जी बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो है मूर्त समस्या। और ये कौन सी अवस्था में होती है? यहाँ पर मूर्त समस्याओं के लिए तार्किक चिंतन की बात हो रही है। ऑप्शन दिए हैं संवेदीगामक, तो ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक, तो ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक, तो जो मूर्त संक्रियात्मक होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष की। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। ऑप्शन डी में दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हो जाती है 11 से 13 वर्ष या किशोर अवस्था भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे हो जाएगा ये राइट। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? ये एक ऐसी अवस्था होती है बच्चा जो है प्रत्येक चीज़ें तो देखता ही है, जो अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं, जो घटनाएं उसने कभी देखी नहीं है, केवल सुनी है, या अपना भविष्य के बारे में कोई प्लानिंग करता है। मान लीजिए बच्चा चाह रहा है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो कोई अगर ऐसी समस्या उसके लिए आ रही है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो बच्चा उन चीज़ों पर विचार कर सकता है। ये ऐसी अवस्था है बच्चा जिसके बारे में सोच सकता है, और ये ऐसी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको फॉर्मल एज भी बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है नूरी इस तर्क, नूरी की बात हो रही है, तर्क दिया है हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं। वो अपने दायित्व की बात करती है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्माण कर लेती है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? तो बात नैतिक तार्किकता की हो रही है, और अवस्था पूछी जा रही है कौन सी? बच्ची समझने लगी है कि उसके कुछ दायित्व हैं, कुछ उसकी जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, तो उसे क्या करना चाहिए? नियमों का पालन करना चाहिए, नियम नहीं उल्लंघन करने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था में ऐसा होता है? यहाँ बात हो रही है कौन सी अवस्था है यहाँ? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है पूर्व अभिसमयिक अवस्था, बी में दिया है अभिसमयिक अवस्था। तो ये पूर्व अभिसमयिक अवस्था नहीं हो जाएगी, अभिसमयिक पश्चात नहीं हो जाएगी, औपचारिक अभिसमयक नहीं हो जाएगी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभिसमयक अवस्था। लड़की जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगी है कि जो अभी उसका चल रहा है टाइम, उसी के हिसाब से प्रेजेंट की बात हो रही है, ये अभिसमयक अवस्था में आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 7 में दिया है एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है, कि बच्चे अपने परिवार के साथ चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का क्या मत है? वह क्या चाह रही है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऐसा टीचर क्यों कर रही है? देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन दिए हैं अनुकरण करवाना चाह रही है बच्चों से, कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखेंगे, जैविक परिपक्वता की बात हो रही है, पदानुक्रम की बात हो रही है, या सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है। बच्चे घर के परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के मत को जानेंगे, समस्या का हल खोजेंगे, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे? वो करेंगे सामाजिक अंतःक्रिया, अर्थात समाज के साथ जुड़कर कार्य करना सीखेंगे, समस्याओं का हल करना सीखेंगे। तो यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? टीचर जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से सहमति रखती है, तो उसे क्या करना चाहिए? और लेव वाइगोत्स्की जो है सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, ये बात गलत हो जाएगी। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं करना, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में देख लेते हैं। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए, अलग नहीं देखना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही देखना चाहिए, तभी उनका जो ज्ञान विकास है और जो ज्ञान है वो पोषित होता है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्या करना चाहिए? बच्चों के बीच क्या करेगी? विद्यार्थियों के बीच वो करेगी
वैचारिक बहस को बढ़ावा देगी। बच्चे एक दूसरे से चर्चा करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया वाला नियम आ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9 में दिया है, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा समामेलित होती हैं। किसके द्वारा समामेलित होती हैं? तो मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा समामेलित होती हैं, बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन या कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण को तो सिरे से नकार दिया जाता है, अनुकूलन भी नहीं है, दंड और पुरस्कार की बात नहीं हो रही, ये कोहल वर्ग नहीं है, ये लेव वाइगोत्स्की की बात है। तो वो किसकी बात करते हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समामेलित किया जाता है। और समामेलित का मतलब क्या होता है? एकजुट करना, मानसिक प्रक्रियाओं को इकट्ठा करना, एकजुट करना या एक साथ लाना। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। यहाँ पर बात हो रही है दूसरों की भावनाओं को समझने की, संवेगों को समझने की। तो उनमें किस तरह की बुद्धि का उच्च स्तर है, यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक। तो यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए की, संवेगों और भावनाओं को समझने की, ये हो जाएगी अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक हो जाता है क्लोज रिलेशनशिप है एक तरह से देखा जाए तो। वह दूसरों की समस्याओं को अपना समझ लेता है, उनको अपने जैसा समझकर फील करता है, तो उन समस्याओं को अच्छे से समझ पाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक आंसर हो जाएगा इसका। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 11 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की और पियाजे से 100% क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन पियाजे के आते हैं और 2 क्वेश्चन ही लगभग लेव वाइगोत्स्की के आते हैं। अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल में इसके क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? बात क्या हो रही है? भाषा और संज्ञान, भाषा और संज्ञान के बीच संबंध की बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। भाषा की विचार के स्वनियमन की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत हो जाएगा, भूमिका होती है। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये आत्मकेंद्रिता को नहीं दर्शाती हैं। बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्या दिया है। डी में दिया है विचारों का मौखीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है, तो बाधक नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, हमारा राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है कि उनका आंतरिक स्तर कैसा है। बच्चे जो निजी बात करते हैं, जो मौखिक सोच रखते हैं, तो उनको पता लगता है कि उनका जो सोचने का रवैया है वो किस तरह का है, किस लेवल का स्तर है उनका, किस लेवल के बच्चे हैं। तो यहाँ पर आएगा आंतरिक स्तर। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 12 में देख लेते हैं क्या दिया है। बात हो रही है यहाँ, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ गायन में अच्छी होती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। जेंडर समता नहीं है, दोनों को समान नहीं माना जा रहा। अनुरूपता भी नहीं कि एक दूसरे के जैसा कार्य कर रहे हैं, बी भी नहीं होगा। जेंडर अस्मिता भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं। डी में दिया है जेंडर रूढ़िवादिता, तो जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता। ये बातें जो हैं पुराने टाइम से चली आती हैं, अर्थात एक परंपरा टाइप मान लीजिए, एक रीति मान लीजिए, एक रूढ़िवादिता मान लीजिए, कि जो पहले से बातें चली आ रही हैं वो अभी तक चली आ रही हैं, चेंज नहीं हुई हैं, प्रथाएँ हो गई हैं कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती। तो एक मानसिक रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता, बच्चे हैं और उनकी बात हो रही है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विविधता की। तो चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं। को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूह में बांटकर वही विवेचन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, वही विवेचन नहीं करना है। को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए, जी नहीं, बच्चों को अनदेखा किसी भी हालत में नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं।
को गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट है। डी भी देखते हैं। को विद्यार्थी के नामीकरण, रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के इस्तेमाल में रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा नहीं देना है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। क्या करना चाहिए? जो विविधता है बच्चों में, बच्चे अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, अलग अलग समाज से आ रहे हैं, कुछ बच्चे आते हैं पिछड़े वर्ग से, तो क्या होता है उसमें, तो उनको जो उनके परिप्रेक्ष्य में विविधता है उसको एक साथ लेकर आना चाहिए, उनके गुणों को रूप में लेना चाहिए उस चीज़ को, कि उनकी अवधारणाओं का इस्तेमाल शिक्षण में किया जा सके, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी जानकारियाँ हैं, उनको और बच्चों को भी दिया जा सके। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इकाई का स्थान हमें इसमें बताना है और इकाई के स्थान पर जो अंक है हमें वो बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 24 की पावर 21 है, माइनस 46 की पावर 25 है और प्लस 23 की पावर कितनी है? 4 है। में इकाई के स्थान में कौन सा अंक आएगा, ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। यदि शेष के रूप में क्या बचता है, 1, 2 और 3 प्राप्त हो तो उनको ऐसे ही घात में लिख देते हैं। यदि शून्य प्राप्त होता है तो क्या करते हैं, तो घात के रूप में हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए कर लेते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले देखते हैं, और इसमें क्या करना होता है, जो घात दी होती है सभी घातों को 4 से हमें डिवाइड करना होता है, ये इसका रूल होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 24 की पावर 21, तो पहले 21 की कर लेते हैं हम, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ पर 25 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ पर जो 4 है इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। चलिए कर लेते हैं। 4 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 20, तो यहाँ से बचेगा 1, 4 छंग हो जाएगा यहाँ पर 24, तो यहाँ पर बचता है क्या, यहाँ पर बचता है 1, और यहाँ पर कितना है, 4 एकन 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, कुछ नहीं, 0 मानेंगे यहाँ पर। तो चलिए इनकी वैल्यू रख लेते हैं। जो शेष बचता है वो इकाई के अंक के ऊपर लगाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 24, और 24 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो 4 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जो शेष बचा है वो लिख दिया है, माइनस है। फिर यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 6, तो 6 के ऊपर हम कितनी पावर लगाएंगे, जो शेष बचा है वो 1 बचा है, वही लिखा है। फिर प्लस लगाते हैं, लिख देते हैं, और प्लस क्या है 23, और इसमें इकाई का अंक है कितना 3, 3 की पावर यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, यहाँ क्या बचा था 0, तो 3 की पावर अगर 0 आएगी तो यहाँ पर क्या लिखा था, अगर यदि शून्य आता है तो घात के रूप में 4 लिखते हैं। तो 3 की पावर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करने हैं, 1, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस 6 का भी 6 1 जा 6, और प्लस 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 को लिखेंगे 4 टाइम, 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 ऐसा ही रहेगा, 6 रहेगा, प्लस 3 तिया 9 तिया 27, और तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, 81। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस वाले एक साइड लिख लेंगे। 81 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, और माइनस कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 85 से 6 माइनस करना है, तो करिए, बताइए और लिखिए कितना हो जाएगा। चलिए करिए जल्दी इसको, माइनस करके आंसर लिखना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ से कैरी करते हैं 1, तो 15 हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा तो 9 आएगा, 9 6 15 होते हैं, और यहाँ से कैरी किया था तो यहाँ पर बचता है कितना 7, तो हमारा जो आंसर आता है 79। और इसमें बताना है हमें इकाई का अंक, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई और दहाई, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक हमारा आने वाला है वो आ जाएगा कितना 9। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में 9 दे रखा है, वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बराबर कितना है 9। देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सी इज़ द राइट आंसर। तो इकाई का अंक जो 9 आ रहा है किस में आ रहा है, 9 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या दिया है, 1.98 दिया है, उसकी पावर होल क्यू दे रखी है, और प्लस क्या दिया है 0.02, उसकी पावर क्यू दे रखी है, और प्लस क्या 1.98 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 3, और क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1.98, और प्लस क्या है 0.02। इसका मान बताना है। कैलकुलेशन लेंथ दिख रही है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और सीटेट के एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा किसका, ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, और प्लस क्या 3ab, और ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पर हम वैल्यू मान लेते हैं। ए इक्वल क्या हो जाएगा 1.98, ए इजिकल टू हो जाएगा, और बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी इजिकल टू हो जाएगा कितना यहाँ पर 0.0 और ये 2। तो यहाँ हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे हम इसको करेंगे, चलिए कर लेते हैं इसको। तो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो हमें इतना लंबा फॉर्मूले में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला दिया ही हुआ है ऑलरेडी। तो हमें बस केवल इसको इस फॉर्म में बनाना है, ए प्लस बी के होल क्यूब। तो ए की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है 1.98 है, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0.0 और ये 2, ठीक है। और इसका पावर हमें क्या करनी है 3 लगानी है, इजिकल टू कितना करना है, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा ये, चलिए इसको ऐड करिए। ये हो जाएगा 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, कैरी हुआ 1, 0 और 9 और एक कैरी था तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 1 कैरी होगा, पॉइंट 2 के बाद है तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाएगा। और उसके बाद क्या है 1 और कैरी था 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। और इसकी पावर कितनी हो जानी है, यहाँ पर पावर हो जानी है यहाँ 3। तो चलिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो 0 पॉइंट के बाद अगर 0 दे रखा है तो इन अंकों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर 0.01 होता या 0.2 होता तो उसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, या नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर केवल 3 को ही लेंगे यहाँ पर, और बराबर क्या करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देख लीजिए 8 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 3। अगर दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 आदमी 24 दिन में 1,03,680 कमाते हैं, तो दिन में 6 घंटे काम करने वाले 16 आदमी 20 दिन में कितना पैसा कमाएंगे। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितने पैसे कमाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है यहाँ M1 D1 और ये हो जाएगा H1, अपॉन में क्या आ जाता है यहाँ पर W1 जो हमारा कार्य है, और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा M2 D2 H2 और अपॉन में आ जाएगा क्या W2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू रख लेनी है किसकी, तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं M1 का मतलब क्या हो गया है आदमी कितने हैं, तो यहाँ पर आदमी है 12। चलिए वैल्यू रख लेते हैं M1 बराबर 12, D1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, D1 बराबर दे रखा है कितने दिन 24 दिन, तो लिख लेंगे 24 दिन। और H1 जो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो दिखना है हमें, तो कितना टाइम ले रहा है वो, कितने दिन में कर रहा है, कितने घंटे, तो ये हो रहा है H का बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी, H बराबर इतने घंटे, ठीक है। और M2 की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, M2 बराबर कितना हो जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16, और दिन कितने लेते हैं वो फिर 20 दिन ले रहे हैं, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बराबर 20, और H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, H2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी 6 घंटे काम करते हैं इसलिए। चलिए और W1 की वैल्यू कितनी है, और W1 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास कितनी 1 लाख है, और कितना 3,680 है, तो ये लिख लेते हैं। और हमें W2 की वैल्यू क्या करनी है यहाँ से फाइंड करनी है, इस तरह का ये क्वेश्चन है। वैल्यू फॉर्मूले में रख देते हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 12 मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू कितनी है 24, और यहाँ पर H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है मल्टीप्लाई 8, अपॉन में कितना आ जाएगा W1 की वैल्यू कितनी है 1,03,680, और बराबर में कितना 16 मल्टीप्लाई कितना D2 की वैल्यू 20 है, और H2 की वैल्यू कितनी है 6 है, और अपॉन W2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता क्या है, क्या यहाँ से कैंसिल हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ये सारी वैल्यू जो है अगर हम W2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी इसके अपॉन में चली जाएंगी, या तो आप इसको ऐसे करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, या W2 को इधर ले आएंगे इक्वल के, ठीक है, और ये सारी वैल्यू उधर चली जाएंगी, ऐसा करके भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं कैसे, हम W2 बराबर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 1,03,680, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा यहाँ पर 5, और अपॉन में आ जाएगा कितना 6, ये आ जाएगा हमारे पास पूरी वैल्यू जो आनी है सॉल्व करके। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से थोड़ा करके दिखा दूँगी कैसे हम इसको इधर लेके गए हैं। हम W2 को इधर लेके जाएंगे, तो सबसे पहले W2 को हम इधर लेके आते हैं, बराबर क्या करते हैं ये सारी वैल्यू हम इसके साथ लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई है 6,
और साथ में क्या आ जाएगा, जितनी हमारी सारी वैल्यू हैं तो वो सारी वैल्यू लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 1,03,000 कितना 680, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी सारी वैल्यू इसके अपॉन में। तो क्या है ये 12 है यहाँ, और मल्टीप्लाई कितना है 24 है, और मल्टीप्लाई कितना है 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो जिससे कैंसिल हो जाएगा उसको कर देंगे। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, पूरा पूरा कैंसिल हो गया ये। 6 हो जाएगा और 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक है, और ये 2 से किसको काट सकते हैं, 2 से 20 को काट सकते हैं, 2 ढाई 20 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और ये हो जाएगा कितना, ये 2 से फिर हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा 2 पंजे 10, और 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 12 आ गया। ये आ गया 5 दूनी 10 है ऊपर, और नीचे कितना है 12 रह रहा है। तो ये अभी और भी हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकन 2 और ये 2 छम कितना हो जाएगा 12। तो ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या बचता है, केवल 5 बचेगा ऊपर, और ये बचेगा 1,03,680, और अपॉन में क्या बचता है केवल 6। तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे आ गया है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं क्या आ जाने वाला है, और बराबर कितना आ जाएगा ये, बराबर जो इनकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा हमें 86,000 कितना, ये आता है 400। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल गया हमें 86,400। तो देख लीजिए 86,400 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आया हमारा आंसर। और ये दिया हुआ किस में, ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। बी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 40 छात्रों और 2 शिक्षकों का औसत वजन कितना है, 41 किलोग्राम है। शिक्षकों को शामिल न करने पर औसत वजन 1.5 kg कम हो जाता है, 1.5 किलो वजन कम हो जाता है। शिक्षकों का औसत वजन कितना kg है, तो हमें औसत वजन शिक्षकों का बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 40 छात्र हैं और प्लस 2 शिक्षक, तो कितने हो गए 40 छात्र लिख लेंगे। 40 छात्र और कितने हैं 40 छात्र 2 शिक्षक, इनका वजन कितना है, शिक्षकों का क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, औसत वजन निकालना है, दे रखा है तो हमें कुल वजन निकालना है इनका। तो कुल वजन कैसे निकालेंगे, 40 छात्र और 2 शिक्षकों का कुल वजन लिख लेते हैं। कुल वजन बराबर कितना हो जाएगा, तो जो औसत दे रखा है वो, तो बराबर कितना हो जाएगा, कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 42, तो दोनों मिलाकर तो 42 हो गए, 40 छात्र और 2 शिक्षक, और गुणा कितना दे रखा है 41। औसत वजन कितना दिया हुआ है 41, तो कुल वजन कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा कुल वजन। तो ये कितना हो जाएगा 1722 कितना केजी में, हमें केजी में मिल जाएगा 1722 केजी उनका जो है टोटल वजन हो जाएगा, कुल वजन आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि शिक्षकों को शामिल न करने पर, तो शिक्षक तो 2 हैं, तो शिक्षकों को शामिल नहीं करते हैं तो वजन कितना हो जाएगा 1.5 किलो 1.5 kg कम हो जाएगा, अर्थात 1.5 किलो वजन जो है वजन कम हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, तो 40 छात्रों का वजन, छात्रों का औसत वजन निकाल लेते हैं पहले। औसत वजन बराबर कितना हो जाएगा, 40 छात्रों का औसत वजन कितना होगा, तो औसत जो औसत कुल वजन था वो कितना था 41 था, और वो कह रहे हैं कि 2 शिक्षक शामिल नहीं होते हैं तो कितना कम हो जाएगा 1.5 कम हो जाएगा, 1.5 कम हो जाएगा। तो बराबर कितना मिलता है, ये आ जाएगा 39 पॉइंट कितना 5 kg। ठीक है, इतना आ जाएगा 40 छात्रों का औसत वजन। अब हमें बताना है शिक्षकों का औसत वजन कितना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो हमारे पास कितना कितना आ गया है, तो पहले हम क्या कर लेंगे इसको, तो इनका कुल वजन भी निकाल लेते हैं। छात्रों का कुल वजन अब कितना रह गया, छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 40 और गुणा कितना 39.5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे छात्रों का वजन। तो ये हो जाएगा कितना, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1580 kg। ठीक है, तो ये तो हो गया छात्रों का वजन, और ये हो गया जब टीचरों 2 टीचर भी उसमें शामिल थे टीचरों के साथ, तो ये था तब का वजन। तो पूछ रहे हैं औसत, तो इस वाले वजन से ये वाला वजन जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर शिक्षक 2 शिक्षकों का क्या आ जाएगा, कुल वजन आ जाएगा, 2 शिक्षकों का कुल वजन लिख लेंगे। शिक्षकों का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1722, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1580, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 1722 और माइनस कितना 1580। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, इसको इससे माइनस करते हैं।
यहाँ 2 से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी करेंगे 12, 12 से 8 जाता है तो कितना आता है 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ से कैरी ले लिया था 6, 6 से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 से 1 माइनस नहीं होगा तो 142 आ जाता है। तो 142 केजी जो है वो दो शिक्षकों का क्या आ गया है कुल वजन। तो हमें निकालना है औसत वजन, मतलब एक का ही बताया जाएगा। तो यह औसत वजन बता देते हैं। औसत वजन कितना है शिक्षकों का, औसत वजन बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 है तो 2 से ही इसको भाग कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 142 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो 2 से इसको काट देते हैं, कितना जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 71 केजी। तो ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर शिक्षकों का औसत वजन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 71 केजी। ठीक है, चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। एक परीक्षा में क्या है, 72% छात्र गणित में, 68% छात्र जो हैं विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, हमें उत्तीर्ण का बताया है, और 18% छात्र जो हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कितने छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें उनका प्रतिशत बताना है कि दोनों में कितने पास हुए हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं गणित में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं इसको 100, और 100 से हम माइनस कर देंगे जो पास हुए हैं वो। तो गणित में पास कितने हुए हैं 72%, तो इसका आ जाएगा कितना, इससे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से 2 जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 72 माइनस करना है हमें, तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना रह जाएगा 9, 9 से 7 जाएंगे तो 2। तो 28% छात्र कैसे हैं, जो गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब देख लेते हैं विज्ञान में कितने बच्चे अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हुए हैं। तो इससे माइनस करना है 68, तो ठीक है 10 से 8 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ बचता है कि 9, 9 से ये जाएगा कितना 6, तो क्या बचता है यहाँ पर 3। तो 32% छात्र जो हैं वो कितने हुए हैं गणित में, क्या हुए हैं, ये हमें अनुत्तीर्ण छात्रों का बता रहे हैं। अनुत्तीर्ण छात्र इतने हैं, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण है तो ये अनुत्तीर्ण मिल गए हैं हमें, 28 गणित में और 32 जो हैं 32% विज्ञान में। अब हमें बताना है क्या, इसमें क्या करना है हमें। चलिए हम इसका एक बना लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ये कि दोनों परीक्षाओं में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनकी बात करते हैं। दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो हुए हैं कितने, ये हैं कितना 18%, तो ये हो गए हैं यहाँ पर 18। ठीक है, तो ये आए हैं कितने, यहाँ पर गणित का लिख लेते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा गणित, और ये लिखते हैं हम विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान में कितना दे रखा है 32, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 28%। ठीक है, तो 18 अगर दोनों का कॉमन है तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 18 कॉमन है, और यहाँ था 28 तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 18 आ चुका है तो यहाँ पर कितना बचेगा 14, 14 और 18 32। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये टोटल फेल बच्चे हैं। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कितने कुल अनुत्तीर्ण छात्र, देख लेते हैं कुल कितने बच्चे फेल हुए हैं। कुल फेल छात्र या अनुत्तीर्ण बात एक ही है। छात्र बराबर कितने हो जाएंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम निकाल देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 10 और प्लस कितना हो जाएगा 18 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाने वाला है ये कितना 42, ये हो जाएगा 42% बच्चे जो हैं ये फेल हुए हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण छात्रों का बताना है हमें। तो उत्तीर्ण छात्र कितने रह गए हैं, यहाँ पर दोनों विषयों की बात हो रही है। उत्तीर्ण छात्र बराबर कितने हैं, जितने ये फेल हुए हैं माइनस कर देते हैं इसको 100 से, तो उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 माइनस कितना 42, और जो बचता है वो हमारा आ जाएगा पास हुए छात्र। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा तो 8 बचता है। यहाँ हो जाएगा 9, 9 से 4 माइनस करते हैं तो 5 आएगा, और यहाँ 0 तो इससे कुछ नहीं बचता है फिर, तो 58% हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो इतने प्रतिशत छात्र जो हैं हमारे क्या हुए हैं, दोनों विषयों में ये क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं। राधा अपने घर से 2.5 किमी उत्तर की ओर जाती है, तो बात मैप की हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें मैप ही बना लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की साइड होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, और यहाँ पर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। ठीक है, तो उत्तर की ओर जाती है, तो हम यहाँ से जाएंगे तो ये 2.5 किमी जाना है, तो लगभग इतनी ये चल रही है 2.5 किमी। उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाती है, तो मैप भी अपने आप के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि आप बाएं मुड़ेंगे तो सोचिए कि मैप में भी आपको बाएं मुड़ना है तो आप इधर मुड़ेंगे, और उसके बाद फिर
5 किमी गई है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है तो फिर इधर मुड़ जाएगी और फिर कितना आई है, फिर 2.5 आई है। पहले 2.5 चली थी, अब 2.5 चली है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है ये पूछ रहा है। घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो वो यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गई है। चलिए इसके लिए कलर दूसरा ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से शो करके दिखा देती हूँ। वो यहाँ से चलकर यहाँ आ गई है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, हमें बताना है घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो वो घर से कितनी दूर है, पूरब है इधर और पूर्व के अपोजिट है, तो पश्चिम में होगी। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं घर से 5 किमी दूर पूर्व दिशा में, ये गलत हो जाएगा। डी तो नहीं है, बी भी नहीं है। घर से 5 किमी दूर उत्तर दिशा में, बी भी गलत है, डी भी गलत है। सी में दिया है घर से 5 किमी दूर पश्चिम दिशा में, तो जी हाँ, घर उसका यहाँ पर था और यहाँ से वो यहाँ है, तो 5 किमी ही दूर है। और ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है क्योंकि पूर्व के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल होते हैं इसमें, आप अगर मैप का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो खुद से जा रहे हैं, अपने आप को देखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2 में देख लेते हैं क्या दिया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमें बतानी है फूलों की घाटी, तो ये तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक जी के क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, और साथ में पेडागोजी, तो मैं दोनों ही करा रही हूँ यहाँ पर। आप देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में क्या है। उत्तर प्रदेश दे रखा है इसका ऑप्शन, उत्तराखंड है, केरल है, कर्नाटक है। तो फूलों की घाटी के नाम से जो मशहूर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फूल उगते हैं, इसलिए इसको फूलों की घाटी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, उपयुक्त पहेली में उल्लेखित मसाले को पहचानिए। यहाँ पर मसाले की बात हो रही है। इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मसालों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, देख लेते हैं। हल्दी की बात हो रही है, छोटा है और घी तेल में डालकर खुशबू फैलाता है, और जलजीरे और दही में डाला जाता है। तो दालचीनी भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है, लौंग भी नहीं है। जो बेसिकली तड़के में यूज़ होता है तो वो क्या होता है, जीरा होता है। जीरे को पीस कर भी डालते हैं, भून कर डालते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बात हो रही है जीरे की। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 4 में देख लेते हैं। सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। तो ये सीएनजी का मुख्य संगठक पूछ रहे हैं। तो कौन कौन से होते हैं सीएनजी के संगठक होते हैं। एथेन भी होता है, और यहाँ पर होता है मेथेन भी, ब्यूटेन नहीं होता है। और साथ में क्या होता है, भारी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुख्य संगठक कौन सा होता है। ये दोनों होते हैं पर ये मुख्य नहीं है। मुख्य जो मेन होता है 80 से 90% तक हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स क्या होता है, वो मीथेन होता है। और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर मुख्य संगठन मीथेन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कोई छात्र 29 सितंबर को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधी धाम रेलवे स्टेशन पर 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची है। तो ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए दिखा देती हूँ कैसे होगा। आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। यदि इस अंतराल में ट्रेन 2296 किलोमीटर की चाल चली है तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, हमें ये बताना है। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं जो दिए हैं। सबसे पहले बात हो रही है कब से कब तक की, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर की बात हो रही है। तो समय लगता है इसमें 3 दिन के आसपास, और सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है। तो हमें करना क्या है, सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो जो टाइम निकल के आता है वो कितना आता है, गिन लेंगे टाइम को। यहाँ हो जाएगा कितना, 42.30 घंटे, मतलब 42.5 घंटे की बात हो रही है। टाइम हो जाएगा 42.5 घंटे। यहाँ ट्रेन की दूरी दे रखी है कितनी, 2296 किलोमीटर। अब बताना है औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, कुल डिस्टेंस बटे समय। 2296 दे रखी है, और जो समय है वो लिख लेते हैं नीचे। इन दोनों को आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 54.278। ठीक है, तो अब किलोमीटर में ही आ रहा है आंसर, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही दे रखी थी। तो यह आंसर आ गया है। और हमारा क्या करना है, आंसर बताना है हमें निकटतम। तो निकटतम का ध्यान रखेंगे, और ये अगर होता 500 के आस 500 या 500 से ऊपर तो ये चेंज हो जाता है, यहाँ 55 हो जाता। ठीक है,
अब ये 200 तक है, 500 से नीचे नीचे है तो ये चेंज नहीं होगा। और निकटतम पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा केवल 54। हम ये लेंगे, पॉइंट के बाद वाला अप्रोक्स में छोड़ देंगे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। आप ये मत चेंज कर लेना कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट दिए हैं तो इसको 55 कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर 5 से ऊपर होते हैं पॉइंट के बाद, यहाँ जैसे 200 200 वो दे रखा है ना 278, यहाँ होता 578 571, तो आप इसको चेंज करते ही 55 हो जाता। अब ये कम है तो अभी नहीं होगा, ये रूल होता है सन्निकटन वाला। मैंने मैथ की क्लास में आपको डीपली बोर्ड पर समझाया है ये चीज़ें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें क्या कह रहे हैं, आपका घर एक्स पर स्थित है और विद्यालय वाई पर। तो घर बनाना है तो घर यहाँ पर बना लीजिएगा, ये एक्स लाइन ले लीजिएगा और यहाँ पर कोई एक लाइन ले लेना बाई, तो ये बाई हो गई है और विद्यालय कहीं इस लाइन पर है, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं, अतः विद्यालय पहुँचने के लिए पहले ए पर जाता है। तो क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, इस लाइन से हमें कहाँ जाना है, पहले हमें थोड़ा ऊपर चलकर दिखाना है, तो हम यहाँ से एक्स से ऊपर जाएंगे। ये मान लीजिए ए चला है, पहले चला ए, फिर उसके बाद जो एक्स के ठीक उत्तर में जाती है, इधर होता है उत्तर, तो ये उत्तर ही जाएगा। ए को उत्तर में बोला है, ये साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाता है और इधर जो है वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर में गया ए तक। उसके बाद क्या होता है, जो 60 किमी की दूरी पर है, ये दूरी कितनी हो गई 60 किमी। फिर उसके बाद एक्स बी पर जाता है, अब बी पर जाएगा, जो ठीक ए के ठीक पूर्व में है, ए के पूर्व में जाएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पर आ गया क्या, बी, जो कितनी दूरी चलता है 25 मीटर। फिर उसके बाद सी पर जाता है, जो बी के ठीक उत्तर में है, तो बी के उत्तर में इधर जाएगा और ये कितना चलता है, यहाँ पर ये चलता है 100 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाता है, यहाँ क्या पॉइंट आएगा, यहाँ सी आ जाएगा। और बात कर रहे हैं क्या, कि अंत में आपने पाया कि विद्यालय पहुँचता है जो सी के ठीक पश्चिम में है, और इसके पश्चिम की बात होगी तो पश्चिम किधर आएगा, इधर आ जाएगा। सी का पश्चिम ये है और यहाँ पर उसका क्या है, विद्यालय है। और कितनी दूरी चलता है, ए के जितना ही रखेंगे जो ये दूरी थी। यहाँ पर वो अपने विद्यालय आ गया है, ये उसका विद्यालय मान लीजिए, स्कूल हो गया, ऐसे डिनोट कर देते हैं इसको। तो पूछ रहे हैं कि जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है, ये 25 पर है, आप विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा बताइए। तो विद्यालय से देखना है घर किधर बैठता है, ठीक है। अब आप नॉर्थ में हैं और आप अपने सापेक्ष देखेंगे तो घर जो है बिल्कुल कहाँ जा रहा है, बाई डायरेक्शन में है, और सीधा कहाँ है, बिल्कुल साउथ के अपोजिट, इसके नॉर्थ के अपोजिट में है, साउथ में है। ये यहाँ पर उसका घर है, ये हाउस बना हुआ है उसका। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा उसके दक्षिण में, क्योंकि घर जो है उसके कहाँ पर है, ये उसके दक्षिण में है। यहाँ से देखेंगे नीचे की तरफ तो दक्षिण में ही दिखाई देगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन दिए हैं ठीक उत्तर, ठीक दक्षिण, ठीक उत्तर पश्चिम, ठीक दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ठीक दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कैसे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं, आपको पता ही होगा कि देखने में अधिक दृष्टि में कौन प्रसिद्ध है। तो चलिए पक्षियों की बात हो रही है, कौवा और उल्लू। कौवा उल्लू नहीं है, चील और गिद्ध, कलचिड़ी और गरुड़। कलचिड़ी नहीं होती है, इसी वजह से गरुड़ भी कैंसिल हो जाएगा। बसंत, गोरी और कौवा। तो कौवा जहाँ आ जाएगा वो ऑप्शन गलत ही होना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा चील और गिद्ध। चील, गिद्ध और बाज ये जो होते हैं, इनकी जो देखने की क्षमता होती है, दृष्टि होती है, वो बहुत तीव्र होती है और ये हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। और क्या करते हैं, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं आसमान में, और वहाँ से इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए भी ये क्या कर लेते हैं, भूमि पर पड़े हुए गेहूं के दाने या कोई अनाज जो इन्हें खाने योग्य होता है वो इन्हें दिख जाता है, इतनी इनकी दृष्टि तीव्र होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8, ये हम करा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ पर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों का युगल चुनना है। यहाँ पर मच्छरों द्वारा होने वाले रोग बताने हैं। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, हैजा चिकनगुनिया होता है, हैजा होता है, या चिकनगुनिया और म्यादी बुखार होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, हैजा मक्खी के द्वारा होता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मलेरिया और डेंगू जो है दोनों ही मच्छर जनित रोग हैं, मच्छर के काटने के द्वारा होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9, लिखा है क्या, किसी शहर के मानचित्र में
निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाने पर क्या छपा है? 1 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? 950 मीटर। और जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक निकटतम दूरी बतानी है हमें। चलिए इसको देख लेते हैं क्या दे रखा है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दी हुई है? स्थल के बीच की दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है, उसको मीटर में बनाना है। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर टू क्या करना है? मीटर, मीटर में चेंज करना है। तो क्या कर लेना है हमें? जो हमारी वैल्यू दी है वो क्या करते हैं? सेंटीमीटर टू मीटर चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? 19 गुणा क्या हो जाएगा? 950 हो जाएगा जो दिया हुआ है, और ये मीटर में चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 950 दे रखा है। तो बराबर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? ये आ जाता है कुछ मल्टीप्लाई करके 18,050 ये आ जाता है। और आंसर हमें किस में बताना है? आंसर हमें किलोमीटर में दे रखे हैं। तो किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करते हैं? मीटर टू किलोमीटर km, और 1 किलोमीटर बराबर क्या होते हैं? 1000 मीटर। तो क्या कर देंगे? 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 1 2 3। एक के बाद जितने जीरो लगे हैं उनको काउंट कर लेंगे और पॉइंट लगाकर उसको ऊपर लिख देंगे। 1 2 और 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कुछ ये आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 18.05। ये हमारा आंसर हो जाएगा km में, किलोमीटर में अर्थात। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा? देख लीजिए। और हमें बताना है आंसर केवल निकटतम में। तो आप इसको पूरा नहीं लिख सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0.5 है। मैंने आपको बताया भी है कि अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 6 होता तो ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, 19 हो जाता। पर हमें यहाँ बताना है अप्रोक्स में, और ये 5 से कम है, 0 पहले है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या और तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैथ की क्लास कराती हूँ, तो आप प्लीज़ उनको देखिएगा, उसमें इजीली आपको समझ आ जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का क्या किया? नीचे विवरण दिया है। तो उसने क्या किया है? इस क्षेत्र का भ्रमण किया है और उसने बताया है, क्या बताया है यहाँ पर? यहाँ बताया गया है कि यहाँ अधिकांश घर जो होते हैं किस तरह के होते हैं? यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और दीवारें क्या होती हैं? मोटी बनाई जाती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लेपा पोता जाता है और घरों की जो छतें होती हैं उन पर क्या किया जाता है? कटीली झाड़ियाँ रखी जाती हैं, झाड़ियों से छतों को बनाया जाता है। राज्य होना चाहिए, ये कौन सा राज्य है जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है? तो आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन पर आते हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड है। तो जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर गर्मी होती है और दीवारें मिट्टी की बनाई जाती हैं, कटीली झाड़ियों की छत बनती हैं, तो ये राजस्थान में बनाई जाती हैं। इस तरह के घर राजस्थान में बनते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। टोटल पेपर जो सीटेट का आता है एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी की बुक ही है ये होती हैं 1 to 6 7 8 तक की जो बुकें होती हैं सब उसी का सिलेबस है ये, उससे बाहर कुछ नहीं है। इस तरह के वहाँ पर क्या आते हैं? पूरे पैराग्राफ लिखे हुए आते हैं, इसी तरह का एक्सप्लेनेशन होती है और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे पेपर केवीएस के पेपर में भी आते हैं। केवीएस के एग्जाम में भी टिक टू यही पेपर मिलेगा आपको, यही पेडागोजी और यही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो आपकी यहाँ से तैयारी केबीएस की भी हो जाएगी, केबीएस पीआरटी की। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से ऊपर उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है, क्या होती है? बहुत तीव्र होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। उसको पता लग जाता है कि पत्ते हवा से हिल रहे हैं या किसी जानवर के चलने से हिल रहे हैं। और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका जो टॉपिक है मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। और ये मैंने बाघ के बारे में आपको बताया था, बाघ है, शेर है, हाथी, और स्नेक के बारे में मैं आपको डीपली करवा चुकी हूँ, और स्लोथ के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो सब्सक्राइब करिए और जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए हैं। यहाँ पर बात हो रही थी ऑप्शन देखने की, तो चलिए देख लेते हैं। स्लोथ है, कुत्ता है, बाघ है या घोड़ा है। तो स्लोथ नहीं हो सकता, ये बहुत सुस्त जानवर होता है। कुत्ता भी नहीं होता है, कुत्ते के सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है पर इतनी सुनने की ज़्यादा नहीं होती है जितनी ये होती है। घोड़ा भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बाघ हो जाएगा। बाघ और जो शेर होते हैं इनकी क्या होती है? सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और इनकी जो मूछें होती हैं वो शिकार की गति का पता लगा लेते हैं कि शिकार किस दिशा में है, और इनको रात में ज़्यादा दिखता है। ये इंसान से 4 गुना अधिक सुन भी लेते हैं।
तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर आपको अधिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको इस पर डीपली डिस्कस वाली वीडियो भी आपको करा सकती हूँ। आते हैं चलो नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बात हो रही है यहाँ पर मूसला जड़ और छकड़ा जड़ की, और इसको बोला जाता है रेशेदार जड़ भी। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं क्या? गेहूँ हो रहा है, तो गेहूँ की जो जड़ होती है वो कैसी होती है? ये रेशेदार होती है। पहले मैं आपको एक जड़ बनाकर दिखा देती हूँ कैसी होती है। मान लीजिए प्याज है, ये प्याज की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें जड़ किस तरह की पाई जाती है? ये इसमें कुछ ऐसी जड़ होती है, प्याज की जड़ ये होती है, उनमें बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जड़ होती हैं प्याज की। और यहाँ पर बात हो रही है एक ये हो जाएगी मूली, ठीक है। ये मूली हो जाएगी। और मूली में किस तरह की जड़ पाई जाती हैं? तो मूली में जो जड़ पाई जाती है, बीज की जो ये जड़ होती है एक मोटी होती है, और इसके साथ से पतले रेशे वाली बारीक बारीक जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ये मूसला जड़ होती हैं। और ये कौन सी जड़ होती हैं? ये रेशेदार जड़ें होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है मूसला जड़ की, तो बताना है किस में आएगी। गेहूँ में ऐसी जड़ होती है, तो गेहूँ तो गलत हो जाएगा, गेहूँ में रेशेदार होती है। मक्का भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बांस भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गाजर। और गाजर में कैसी जड़ होती है? गाजर में होती है मूसला जड़, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मूसला जड़ बीच में मोटी होती है और साइड में उसमें बारीक नसें जुड़ी होती हैं, बारीक जड़ें होती हैं पतली पतली। और जो रेशेदार जड़ होती हैं वो सारी ही एक जैसी होती हैं, बंच जैसी जुड़ी रहती हैं, रेशे जैसे जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष विषय के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है आपको। ये रेगिस्तानी ओक की बात हो रही है। यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है, तो ये गलत है, आबू धाबी के रेगिस्तानों में नहीं पाया जाता है। इस वृक्ष के ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों से कमरों के अर्थात 4 मीटर लंबी होती है। मतलब जो विद्यालय में कमरे होते हैं उनके बराबर होती है, लगभग 4 मीटर लंबी। तो ये बात सही है। और क्या दिया है? इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन तक जाती हैं जहाँ पर भूमि का जल स्तर तक न पहुँच जाए, अर्थात पानी तक पहुँच जाती हैं, पृथ्वी में जहाँ पानी होता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। देख लेते हैं डी में क्या दिया है। डी में दिया है इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे 50 वृक्षों को एक लाइन में लगाने के बाद एक दूसरे सिरे तक ज़मीन पर लिटा देने के बराबर होती है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस वृक्ष की पत्तियां जो होती हैं बहुत कम होती हैं, और इनमें से सही कथन बताना है आपको। तो वृक्ष की पत्तियां कम होती हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ई वाला ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो है करेक्ट है इसमें, बी सी ई। और इसमें क्या करते हैं लोग जो हैं, पानी की कमी भी पूरी करता है, क्योंकि इसकी जड़ें पानी तक पहुँची होती हैं। तो लोग इसके तने में छेद करके उसमें पाइप डालते हैं और उससे पानी निकालते हैं और अपने पीने का पानी का उपयोग उसी से करते हैं। तो ये पेड़ बहुत यूज़फुल होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 14 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के जो लोग हैं सरसों के तेल में बनी या पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इसके जैसा सिमिलर भी आता है, वहाँ नारियल के तेल की बात होती है। अगर नारियल के तेल की बात हो रही है तो हो जाएगा केरल और गोवा में, और यहाँ पर हो रही है सरसों के तेल में बनी मछली। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, कश्मीर है, गोवा है, लक्षद्वीप है या पुदुचेरी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर के लोग जो हैं सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और इसी के साथ आज की क्लास हो जाएगी यहाँ पर कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जाकर प्लेलिस्ट में पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक डीपली आपको पढ़ाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, तो आप बताइए प्लीज़ कमेंट करके, मैं आपको डीपली भी करा दूँगी। और सीटेट की तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा।